नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज, अब तक 86.32% फॉर्म जमा। 1 अगस्त को प्रकाशित होगी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट। आरजीकर रेप एंड मर्डर केस पर सुनवाई आज। बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोषमुक्त करने की संजय राय की अपील पर कलकत्ता हाई कोर्ट करेगा गौर। भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए दिया परामर्श। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच टैरिफ समझौता। इंडोनेशिया से आयात पर 19%, जबकि अमेरिकी निर्यात पर कोई टैक्स नहीं। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए जारी SIR अभियान के तहत अब तक 86% से ज्यादा मतदाताओं ने परपत्र जमा कर दिए हैं। शेष मतदाताओं से BLO द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि सभी पात्र मतदाता मसौदा मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में शेष मतदाताओं के भरे हुए गणना परपत्र इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 लाख BLO द्वारा घरों का दौरा जल्द ही शुरू होगा। BLO उन घरों का फिर से दौरा करेगी जहां मतदाता पिछले दौरों में अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण से भरे हुए गणना परपत्र जमा करने की अंतिम तिथि में 10 दिन और बचे हुए हैं। बिहार के 7,69,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 EF या फिर 86% से ज्यादा इकट्ठे किए जा चुके हैं। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1 से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड लोगों को ध्यान में रखते हुए SIR के EF संग्रह चरण ने बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 90% से ज्यादा को कवर कर लिया है। केवल 9.17% मतदाता ही 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने भरे हुए EF जमा करने के लिए शेष हैं। ECINET के माध्यम से मतदाता अपने EF को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जहां भी लागू हो 2003 ER में अपना नाम खोज सकते हैं। मतदाता ECINET ऐप का उपयोग कर अपने BLO सहित अपने चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। ECINET पर फॉर्म अपलोड करने की संख्या में और तेजी आई है और आज शाम 6 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पर 6 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का प्रमुख हिस्सा कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के 16वें स्थापना दिवस को आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ साथ CSC दिवस डिजिटल समावेश के 10 वर्ष विषय पर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। 2006 में शुरू हुआ CSC आज 6.5 लाख से ज्यादा केंद्रों के साथ दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेवा नेटवर्क में से एक है। कोलकाता के आरजीकर रेप और मर्डर केस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केस में दोषी संजय राय ने ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बलात्कार और हत्या मामले में आजीवन कारावास से दोषमुक्त करने की गुहार लगाई। खंडपीठ के समक्ष पेश याचिका में राय ने दावा किया कि वो अपराध के लिए दोषी नहीं है, लिहाजा उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए। इससे पहले राज्य सरकार और CBI
दोनों ने हाई कोर्ट में अर्जी दी कि राय की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा में तब्दील कर दिया जाए। हाई कोर्ट की इसी बेंच ने सीबीआई की अपील को भी स्वीकार किया और इस मामले की सुनवाई भी होगी। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय नागरिक नवीनतम क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखें और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम परामर्शों का पालन करें। जो भारतीय नागरिक पहले से ही ईरान में हैं और वहां जाने के इच्छुक हैं, वो अभी उपलब्ध व्यावसायिक उड़ान और नौका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर महान फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति के मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की इच्छा जताई है। ये संपत्ति बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में स्थित है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत सरकार को इस बात का गहरा खेद है कि ये ऐतिहासिक इमारत, जो वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के स्वामित्व में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसकी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भवन बंगाल की सांस्कृतिक नव जागरण का प्रतीक है और इसे ध्वस्त करने के बजाय इसके संरक्षण और पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। भारत ने इमारत को एक साहित्यिक संग्रहालय और भारत बांग्ला साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया में प्रवेश मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला। साथ ही ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के माध्यम से उन देशों में पहुंच बन रही है जहां पहले कोई पहुंच नहीं थी। खबर नेपाल से, जहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवाहित महिला को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात कही। हालांकि ये कानून नेपाल के नए संविधान के जारी होने के दिन से लागू करने का फैसला सुनाया गया। पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेपाल का संविधान जारी होने के दिन से ही वो कानून लागू किया जाए जिसमें पिता की संपत्ति पर विवाहित बेटियों को भी बराबर अधिकार देने का उल्लेख है। 5 जजों में से 3 जजों ने बहुमत से फैसला सुनाया कि सरकार का एक कानून संविधान जारी होने के दिन से लागू किया जाए, जबकि 2 जजों का मत ये था कि पिता की संपत्ति पर सभी बेटियों का बराबर अधिकार होना चाहिए और इसमें संविधान में दिन, तारीख या साल नहीं लिखा तो इसमें विवाहित या अविवाहित ना देखा जाए। खबर अमेरिका से, जहां के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए तूफान के दौरान न्यू जर्सी में बाढ़ का कहर पैदा हो गया। न्यू जर्सी के गवर्नर ने कहा कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने बर्कले हाइट्स इलाके में तूफान से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने मदद के लिए संपर्क किया। इससे पहले गवर्नर ने अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश की वजह से आपातकाल की घोषणा की। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए बचावकर्मी तैनात हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लॉस एंजलिस में तैनात 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को हटाने का आदेश दिया। अमेरिका में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के कारण लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया था, जिसमें आधों को हटाया जाएगा। नए आदेश के बाद लगभग 700 मरीन के साथ 2000 नेशनल गार्ड सैनिक शहर में बने रहेंगे। नेशनल गार्ड अमेरिका सशस्त्र बल का हिस्सा होते हैं, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाता है। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज का आज आगाज होना है। सीरीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नज़र
अब वनडे सीरीज जीतने पर है। इससे पहले खेले गए 5 मैच में T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम किया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम के खिलाड़ियों ने किंग चार्ल्स के साथ पिछले मुकाबले से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। शुभमन गिल के अगुवाई में भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। वहीं हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला टीम 3 मैच की वनडे सीरीज खेल रही है। किंग चार्ल्स से मुलाकात पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी खुशी जाहिर की है। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पहले दौर में पीवी सिंधु का सामना जापान की सिम यूजिन से है। वहीं लक्ष्य सेन पहले दौर में चीन की वांग जी से भिड़ेंगे। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी का पहले दौर में दक्षिण कोरियाई जोड़ी से सामना है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।